नमस्कार, डीडी न्यूज में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन में आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की आज राजधानी नई दिल्ली में होगी बैठक। बैठक के पहले दिन कल मुंबई में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था संबोधित। जयशंकर ने आतंकवाद से लड़ने के लिए सभी देशों से राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठने का किया आह्वान। हेट स्पीच मामले में अदालत से सजा याफ्ता समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की विधायकी गई। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी। भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान को 3 साल की कैद और 6,000 रुपए जुर्माने की सुनाई गई थी सजा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन। राज्य में 68 विधानसभा सीटों के लिए 12 नवंबर को होगी वोटिंग। 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन आज है खरना। भक्तगण आज शाम को सूर्य उपासना के बाद प्रसाद ग्रहण करके अगले 36 घंटे तक रखेंगे निर्जल उपवास। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बड़ा सियासी ड्रामा। शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ और समय पूर्व चुनाव की मांग को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का इस्लामाबाद मार्च जारी। सेना और सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप। खेल की खबरों में भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी पहुंची फ्रेंच ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने जापान की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी को दी थी मात। तो चलिए अब खबरों को देखते हैं विस्तार के साथ। आपको बता दें कि आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की विशेष बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित होगी। इससे पहले कल मुंबई में आयोजित बैठक के पहले दिन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद से लड़ने के लिए सभी देशों से राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठने का आह्वान किया था। एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। यह अफसोस की बात है कि जब आतंकवादियों को प्रतिबंधित करने की बात आती है तो सुरक्षा परिषद राजनीतिक कारणों से कार्रवाई करने में असमर्थ रहता है। 2 दिवसीय बैठक में मुख्य रूप से 3 चुनौतियों पर विचार किया जा रहा है, जिसमें पहला आतंकवादी कार्रवाइयों में इंटरनेट और सोशल मीडिया का उपयोग, दूसरा धन उगाही के लिए भुगतान की नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल और तीसरा ड्रोन जैसे मानव रहित हवाई उपकरण का उपयोग शामिल है। मेघना देव हमारी संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। मेघना, कल मुंबई में इस बैठक के दौरान हमने देखा कि आतंकवाद से लड़ने के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है। किस तरह से आतंकवाद का सामना कर सकते हैं, इस पर बात हुई। साथ ही साथ 26/11 में जो शहीद थे उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा दुनिया के लेवल पर। आज दिल्ली में क्या कुछ आज का एजेंडा रहेगा, उसके बारे में बताएं। जी, अगर देखें तो हम जानते हैं कि जिन 3 थीम्स पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है, काउंटर टेररिज्म कमेटी की जो स्पेशल मीटिंग है यूएनएससी की, उसको एक तरीके से जो आयोजित किया जा रहा है, इसमें टेरर फाइनेंसिंग भी एक बहुत अहम सब्जेक्ट रहा है। कल भी हमने देखा कि किस तरीके से इस पर भी बातचीत हुई है। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से अनमैन्ड व्हीकल्स, ड्रोन्स के उपयोग से कैसे अब थ्रेट उभर रहे हैं, उस पर भी काफी ज्यादा चर्चा हम जानते हैं कि इस पूरे कार्यक्रम में होगी। उसके साथ ही अहम चीजें कुछ ऐसी भी हैं कि जब हमने देखा कि कोविड के दौरान भी कई जगहों पर ऐसा देखा गया कि बहुत ज्यादा टेररिस्ट आउटफिट सोशल मीडिया का उपयोग करके काफी यूथ को इन्वॉल्व कर रहे थे अपने एक्टिविटीज में। अगर हम देखें, सोशल मीडिया टेररिस्ट पर्पसेस के लिए, टेररिस्ट प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। कोविड-19 में ये देखा गया। तो कैसे टेररिस्ट ने यंगस्टर्स का ऑनलाइन प्रेजेंस का एडवांटेज उठाया क्राइसिस के दौरान,
और इसको इस्तेमाल किया फंड्स रेज करने के लिए। ये भी एक अहम चर्चा का विषय है जो आज जिस पर चर्चा भी होगी। हमने देखा है कि ड्रोन्स जैसे चीज है, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स जो यूएएस हैं, उनको भी कई जगहों पे रिपोर्ट किया जा रहा है, कई कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में इनका उपयोग किया जा रहा है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, कई ऐसे इनोवेशन जो सोसाइटी को बेनिफिट करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, सिंथेटिक बायोलॉजी। लेकिन अब ये सब कंसर्न का विषय इसलिए भी बनता जा रहा है क्योंकि ये टेररिस्ट के जो इरादे हैं उनको पूरा करने में भी एक तरीके से इनका गलत उपयोग किया जा रहा है। तो इसको कैसे इसको रोका जाए, ये एक बहुत अहम बातचीत आज होगी। हम जानते हैं मेघना कि आतंकवाद जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए, सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और कल जिस तरह से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हमारा एक मैसेज देने की ये कोशिश है, एक संदेश देना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर हम काम कर रहे हैं और किसी भी तरह से आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जवाबदेह ठहराने और न्याय देने में कहीं पर भी हम पीछे नहीं रहेंगे। बिल्कुल। और देखिए, हमने देखा कि इनॉग्रल एड्रेस में भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने इस बात को एक सेशन में जो टेररिज्म फाइनेंसिंग, लोकल और रीजनल कॉन्टेक्स्ट में टेरर फाइनेंसिंग की रोकथाम के लिए जो ब्रीफिंग थी, उसमें भी उन्होंने इस बात को कहा कि इस टेररिज्म एक ऐसा थ्रेट है जो इंटरनेशनल पीस ऑफ सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है और पूरे ह्यूमैनिटी के लिए भी थ्रेट है। लेकिन अब हम पर रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंटरनेशनल कम्युनिटी पे ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे हम अपने एफर्ट्स को अलाइन करें और जो भी टेररिस्ट एंटिटीज हैं, ऐसे परपेट्रेटर्स को जस्टिस पे लाएं, ब्रिंग दीज परपेट्रेटर्स ऑफ टेररिज्म टू जस्टिस। और क्योंकि हम ये चीज सारे जो परपेट्रेटर्स हैं, जो भी गुनहगार हैं आतंकवाद के, उन सभी लोगों ने जिन पर जो आतंकवाद के विक्टिम्स हैं उनके लिए ये बहुत अहम चीज है। और उसके अलावा देखिए, आज जो बातचीत होने वाली है वो भी कई अहम विषयों पर होने वाली है। और हम जिस तरीके से जानते हैं कि पहला सोशल मीडिया पर बातचीत होने वाली है, दूसरा नई जो पेमेंट टेक्नोलॉजीज हैं, क्या फंड रेजिंग मेथड्स हैं, इस पर भी बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा है क्योंकि टेरर फाइनेंसिंग एक बहुत अहम विषय है इस पूरी चीज को काउंटर करने के लिए, इस पूरी चीज को एक तरीके से समझने के लिए कि टेररिस्ट जो है उनको फाइनेंस का एक्सेस किस तरीके से मिल रहा है। अगर हम क्रिप्टोज की बात करें, नए पेमेंट टेक्नोलॉजीज की बात करें, किस तरीके से नए पेमेंट मेथड्स फंड रेजिंग में मदद कर रहे हैं, इन टेररिस्ट के पास फंड आ रहे हैं और तभी अपने आतंकवादी या अपने जो गलत मंसूबे हैं उसको अंजाम दे पा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत अहम हैं और जो अभी केवल इस स्पेशल मीटिंग के लिए चर्चा का विषय नहीं रहेंगी, बल्कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। हमने स्पेशल ब्रीफिंग में भी सुना कि जिस तरीके से बताया गया कि ये केवल एक शुरुआत है और इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद इसको और ज्यादा गति मिलेगी और इस विषय पर और ज्यादा आगे भी अगर हम देखें तो आगे चर्चा बढ़ती जाएगी। बिल्कुल मेघना, आप अपनी नजर बनाए रखिए, इस बैठक पर आगे भी आपसे जानकारी हासिल करेंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे कि क्या कुछ इस बैठक में हो रहा है और क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। भड़काऊ भाषण देने के मामले में अदालत से सजा मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान, रामपुर के विधायक आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने न्यायालय का आदेश मिलने के बाद शुक्रवार को आजम खान की सदस्यता रद्द कर दी। विधानसभा सचिवालय ने रामपुर सीट रिक्त घोषित किए जाने संबंधी सूचना चुनाव आयोग को भी भेज दी है। अब चुनाव आयोग इस सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा करेगा। गौरतलब है कि अदालत ने गुरुवार को भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान को 3 साल की कैद और 6,000 रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई थी। रामेंद्र सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। रामेंद्र, आजम खान को एक बहुत बड़ा झटका कह सकते हैं, जिस तरह से भड़काऊ भाषण मामले में उनको सजा मिली और उनकी विधायकी जो है वो रद्द कर दी गई है। वो काफी सीनियर नेता हैं, 10वीं बार के विधायक हैं, तो उनकी आजम खान की सदस्यता का रद्द होना सपा के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है।
देखिए सपा चूंकि मुस्लिम राजनीति सपा करती है और मुस्लिम का बड़ा चेहरा आजम खान थे, ऐसे में अगर आजम खान रास्ता रद्द हुई है और वो सीट रिक्त घोषित की गई तो एक तो आजम खान की चुनौतियां बढ़ रही है, दूसरी समाजवादी पार्टी की भी चुनौतियां बढ़ रही है। तो आजम खान जब सदन में होते थे तो समाजवादी पार्टी का आधा रोल वो अकेले प्ले करते थे और आधा समाजवादी पार्टी प्ले करती थी। तो सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी अगर एक मुस्लिम चेहरा माइनस होता है, और ये आजम खान की जो प्रवृत्ति है उसके कारण आजम खान हमेशा विवादित बयानों में रहे, चाहे माँ भारती के खिलाफ रहा हो, चाहे जयप्रदा जी के खिलाफ रहा हो, चाहे डीएल के खिलाफ रहा हो, चाहे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के खिलाफ रहा हो। उनको लगता था शायद कानून उन पर काम नहीं करेगा, लेकिन दौर बदला है और कानून अपना काम कर रहा है। इसलिए जैसे ही कोर्ट से आर्डर मिला कि आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई गई है, विधानसभा अध्यक्षों की सदस्यता रद्द कर दी और रामपुर की सीट को रिक्त करके चुनाव आयोग को निर्देश दे देती है। ये चुनौती सपा के लिए भी और आजम खान के लिए भी व्यक्तिगत चुनौती है कि वो कैसे इसको उबर पाएंगे। रामेंद्र, सीट रिक्त घोषित कर दी गई है और उस पर चुनाव आयोग को भेज दिया गया है, उस पर उपचुनाव हो सकते हैं, नया चेहरा आ सकता है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि मान लीजिए उनको जिस तरह से जमानत दे दी गई है, वो अपील में जाते हैं और अपील में उनके फैसला इसके उलट हो जाता है, या फिर यही रहता है, फिर तो ऐसा ही रहेगा। लेकिन अगर उलट हो जाता है तब क्या स्थितियां बनेंगी? तब ये जो रिक्त घोषणा की गई है उपचुनाव, आगे क्या होगा, क्या समीकरण बनेंगे? देखिए पहला, अगर आजम खान ऊंची अदालत भी जाते तो इस सजा को इससे नहीं करती ऊंची अदालत, इस पर रोक नहीं लगाती तो ये सजा कंटिन्यू रहेगी और ये सजा जब तक कंटिन्यू रहती है तब तक आजम खान के साथ यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो विधानसभा अध्यक्ष ने अपनाई है। तो उम्मीद भी एक कम है क्योंकि और दूसरा एक पूरा मैसेज जा रहा है कि चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुस्लिम की बात करोगे, वो अगले पिछले की बात करोगे, हेट स्पीच करोगे, उन लोगों को भी चेतावनी है कि आने वाले समय में इस तरीके की हेट स्पीच से बचा जा सके। लेकिन ऊंची अदालत में जाने पर अभी संभावनाएं कम है, सजा को स्टे किया जाएगा। तेरे पुलिस ने चार्जशीट दी है, सारे तथ्य दिए हैं, सारी रिकॉर्डिंग दी है, उसी आधार पर ये सजा की गई। उनको 3 साल की सजा भी दी गई और जुर्माना भी किया गया। रामेंद्र, मैं एक टेक्निकल सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि मान लीजिए फैसला इसके उलट हो जाता है, तब अभी जो रिक्ति की घोषणा हुई है, क्या उनकी विधायकी उन्हें वापस मिल जाएगी? और अगर वापस मिल जाती है तो उपचुनाव वाला जो ऑप्शन है उसका क्या होगा? देखो, ये तो कोर्ट को निर्देश देना पड़ेगा, सजा पे स्टे करना, सजा उसका ऑर्डर रहेगा ना। और दूसरा ये कि अगर कोर्ट निर्देश करता है कि इनकी विधायकी सुरक्षित रहेगी तभी सुरक्षित रहेगी। सीट रिक्त होने के बाद विधायक के आजम नहीं है आज की स्थिति में, और वो सारी सीट वैकेंट हो गई तो उसको कोई न कोई चुनाव लड़ाएगा 6 महीने में। अगर कोर्ट निर्देश देता है कि आजम खान को एज विधायक रखा जाए तभी शायद संभव, उससे पहले संभव नहीं है। पहला ये भी बताइए हमारे दर्शकों को कि आजम खान के खिलाफ ये जो हेट स्पीच का मामला है, ये पूरा मामला था क्या? अगर हमें संक्षिप्त कुछ शब्दों में आप बता सकें। देखिए, आजम खान का जो 2019 का लोकसभा चुनाव था उसमें प्रधानमंत्री के खिलाफ, जिलाधिकारी के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ उन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी। कई जगह तो अधिकारियों से कहा था कि जैसे सत्ता है कि हम आपसे जूते साफ कराएंगे। तो इस तरीके की अभद्र टिप्पणियों के साथ पूरा चुनाव शुरू हुआ था। 2019 में शायद उनको लग रहा था कि परिस्थितियां सपा के अनुकूल होंगी, तो उस रौ में वो चुनाव सभाओं में जाते थे और अपने अहम के कारण जो चुनाव स्पीच दिए हैं उसका ये परिणाम है। और एक स्पीच नहीं है, उनकी लगातार रामपुर में जितनी स्पीच है सब उसी अहंकार के साथ शुरू होती थी और उसी अहंकार के साथ समाप्त होती थी। उसमें पीएम को अभद्र बात कहना, सीएम साहब को अभद्र बात कहना, अधिकारियों को कहना, और उसका ही परिणाम है जिस पर आजम खान फंसे हुए हैं। रामेंद्र, ये भी संयोग है कि पिछली विधानसभा के कार्यकाल के दौरान उनके बेटे की अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द हुई थी और इस बार उनकी सदस्यता रद्द हुई है। फिलहाल ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में आज नामांकन पत्र वापस लेने का आखिरी दिन है। इससे पहले राज्य में नामांकन पत्रों की छंटनी की गई। इस दौरान विभिन्न कमियों के कारण 45 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द किए गए। भाजपा, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 561 उम्मीदवारों ने 68 विधानसभा क्षेत्रों में अपने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। राज्य की 68 विधानसभा सीटों पर 12 नवंबर को वोटिंग होगी, वहीं 8 दिसंबर को मतों की गिनती होगी। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विकास और केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में राजीव मेनन द्वारा क्यूरेट किए गए प्रख्यात कलाकार अकबर साहब की कलाकृतियों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित इस चित्र प्रदर्शनी में पीएम की सफलता की कहानियों के साथ साथ देश की प्रगति की गाथा भी बयान की गई। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की एक रिपोर्ट। दिल्ली के राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में राजीव मेनन द्वारा क्यूरेट किए गए प्रख्यात कलाकार अकबर साहब की कलाकृतियों की प्रदर्शनी का केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने शुक्रवार को उद्घाटन किया। 3 नवंबर तक चलने वाले इस प्रदर्शनी में पीएम की सफलता की कहानियों के साथ साथ देश की प्रगति की गाथा भी बयां की गई है। चाहे संकल्प से सिद्धि की बात हो या फिर मन की बात, कलाकार ने पीएम से जुड़े हर पहलू को बखूबी दर्शाने का प्रयास किया। अकबर साहब ने जो एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिंदगी में जैसा वडनगर से लेके आज दुनिया का बड़ा नेतृत्व में एक नेता नरेंद्र मोदी जी जैसा उभर के आए, उनका जिंदगी में जितने भी अप डाउन है सबको इस पेंटिंग में बताते हुए, खासकर गुजरात मुख्यमंत्री बनने के बाद कैसा फेस किया है, कैसा गुजरात को विकास किया है, और प्रधानमंत्री बनने के बाद अलग अलग इंसिडेंट्स, वो GST हो, डिमार्टेशन हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, मन की बात का विषय पर लोगों का दिल जीतने का विषय पर भी हो, वैसा अलग अलग विषय पर जो आर्टिस्ट अकबर साहब ने उनका दृष्टिकोण में ये चित्र आज देश के सामने, जनता के सामने दिया गया है। करीब 30 सालों से दुबई में रह रहे अकबर साहब ने अपनी इन 55 कलाकृतियों में पीएम नरेंद्र मोदी के जीवन के हर पहलू को दिखाने का प्रयास किया है। चाहे वो रेलवे स्टेशन पर बचपन में चाय बेचने की बात हो या फिर देश को ऊंचाइयों पर ले जाना। इसके अलावा भारत माता और प्रधानमंत्री की मां को भारत माता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मैंने मोदी साहब के ऊपर 55 पेंटिंग्स बनाया हुआ है। 100 पेंटिंग दुबई में बनाया मैं तो मोदी साहब इतने स्ट्रांग लीडर्स हैं तो इम्प्रेस होके उतने पेंटिंग बनाए। मोदी साहब जो काम करते हैं 18-20 घंटे काम करते हैं, जो स्पीचेस में वगैरह उनका जो पॉजिटिव पॉइंट्स वगैरह है, जो इंस्टेंट जो डिसीजन लेते हैं, तो उसके ऊपर इंस्पायर होकर हर पेंटिंग पे आई हैव एंजॉयड लॉट विद दैट। ये पेंटिंग्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफलता की कहानियों के साथ साथ वाइब्रेंट गुजरात, शाइनिंग ब्राइट, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ट्रुथ प्रिवेल्स, सद्भावना यात्रा जैसी विभिन्न परियोजनाओं को भी पेंटिंग के माध्यम से उजागर किया गया है। टू ग्रेट लीडर्स शीर्षक वाली एक पेंटिंग अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ साझा किए गए कुछ खास पलों को दर्शाती है। डिजिटल सोसाइटी के साथ साथ कलाकार कैशलेस सोसाइटी की उपयोगिता को भी यहाँ प्रदर्शित कर रहा है। पूरी दुनिया कैसे पीएम मोदी की भावी परियोजनाओं और नव विचारों को देख रही है, उसे भी अकबर साहब ने बखूबी दर्शाने का प्रयास किया है। अकबर साहब की कलाकृतियां अद्वितीय हैं। उनकी इन 55 कलाकृतियों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अविश्वसनीय यात्रा को दर्शाया गया है। किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का सफल नेतृत्व कर रहे हैं, ये तमाम झलकियां इस कलाकृतियों और इस प्रदर्शनी में देखी जा सकती हैं। कैमरामैन सुमित नौडियाल के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज,
दिल्ली। और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि पिछले वर्ष क्षय रोग का समय रहते पता लगाने और इलाज किए जाने के लिए 22 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की गई। मंत्रालय के अनुसार इससे क्षय रोग को नियंत्रित करने में काफी मदद मिली। मंत्रालय ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से क्षय रोग पर जारी वैश्विक रिपोर्ट 2022 में भारत की स्थिति अन्य देशों की तुलना में काफी बेहतर रही है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 7 वर्षों में भारत में क्षय रोग के मामलों में 18% की गिरावट दर्ज हुई है। ये 11% के वैश्विक औसत से काफी बेहतर है। और आपको बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट पर शुक्रवार की रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। इंडिगो एयरलाइंस के एक विमान में टेक ऑफ के दौरान उसके इंजन में आग लग गई। विमान के इंजन से चिंगारी निकलने की जानकारी मिलते ही पायलट ने अपनी सूझबूझ दिखाई और आपात स्थिति को संभाला, जिसके बाद उसकी आपातकालीन लैंडिंग कराई गई। विमान में सभी यात्री सुरक्षित हैं। फिलहाल यात्रियों को दूसरे विमान में जाने की व्यवस्था कर दी गई है। हादसे के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। और लोक और आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन आज खरना है। आज भक्त पूरे दिन उपवास रखेंगे और शाम को सूर्य की पूजा के बाद अपना उपवास तोड़ेंगे। इसके बाद शाम को प्रसाद ग्रहण करने के बाद वो अगले 36 घंटे तक निर्जल उपवास करते हैं। कार्तिक माह की चतुर्थी तिथि को पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन डूबते सूर्य को, चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस त्योहार में श्रद्धालु पृथ्वी पर जीवन का स्रोत माने जाने वाले सूर्य भगवान की आराधना करते हैं। और बात प्रदूषण की करें तो दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता की स्थिति खराब श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक 302 के आसपास दर्ज किया गया, तो वहीं नोएडा में वायु गुणवत्ता सूचकांक 392 रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में अगले 6 दिनों के दौरान हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी रहेगी। वहीं इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली में प्रदूषण स्तर 357 दर्ज किया गया, जो इस सीजन में प्रदूषण का सबसे खराब स्तर है। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीटी न्यूज। पैसाबाजार.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। अमेरिकी सीनेट की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के पति पॉल पेलोसी पर शुक्रवार तड़के सैन फ्रांसिस्को में उनके घर पर जानलेवा हमला हुआ है। हमलावर ने घर में मौजूद पॉल पेलोसी पर हथौड़े से हमला किया। डेमोक्रेटिक स्पीकर के कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि 82 वर्षीय पॉल पेलोसी के पूरी तरह ठीक होने की उम्मीद है। नैन्सी पेलोसी के प्रवक्ता ने कहा कि हमलावर हिरासत में है और इस हमले के मकसद की जांच की जा रही है। हमले के समय स्पीकर नैन्सी पेलोसी वॉशिंगटन में थी। और माई गॉव और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने युवाओं को आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष के मौके पर आज़ादी क्वेस्ट हीरोज ऑफ भारत मोबाइल गेम से जोड़ने की अनूठी पहल की है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को स्मरण करने के लिए इस अनोखी पहल में पूछे गए प्रश्नों का सही जवाब दें और हर हफ्ते 5 भाग्यशाली विजेताओं में से एक होने का मौका जीतें। शीर्ष स्कोररों में 5 विजेताओं का चयन किया जाएगा और उनके नाम हर शुक्रवार को डीडी न्यूज और डीडी इंडिया पर घोषित किए जाएंगे। तो आज़ादी क्वेस्ट क्विज के इस सप्ताह के विजेताओं के नाम आपको बता देते हैं। तेलंगाना से यारमाला अनुषा रानी हैं, पश्चिम बंगाल से अरित्रा डे, महाराष्ट्र से अभिनव देसाई, उत्तर प्रदेश से रुचि गुप्ता, आंध्र प्रदेश से शेख अफसरू निसा और सभी विजेताओं को हमारी ओर से भी बहुत सारी बधाई।
आजादी क्वेस्ट गेम्स, गेमिंग का एक ऐसा सफर जिसमें ज्ञान भी है और रोमांच भी। क्या आपने अब तक आजादी क्वेस्ट गेम्स का आनंद लिया? आए आजादी के इस रोमांचक सफर का हिस्सा बने और अपने दोस्तों व रिश्तेदारों को भी इससे जुड़ने के लिए प्रेरित करें। आप गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाएं और आजादी क्वेस्ट सर्च करें। यहाँ आपको 2 गेम्स दिखेंगे, मैच 3 पजल और हीरोज ऑफ भारत। दोनों गेम्स को इंस्टॉल कीजिए और निकल जाइए गेमिंग दुनिया की एक अनोखी यात्रा पर। इन दोनों गेम्स से ज्ञान बढ़ेगा और विजेताओं को ढेर सारे इनाम जीतने का मौका मिलेगा। विजेताओं को डीडी न्यूज और ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर ऑन एयर होने का सुनहरा अवसर भी मिलेगा। तो देर किस बात की, आजादी क्वेस्ट गेम्स खेलकर मनाएं आजादी का अमृत महोत्सव और अपने मित्रों व परिजनों को भी आजादी के इस सफर पर साथ लेकर कई सारे इनाम जीतें। देश भर में धूम मचाए ज्ञान का ये उपहार, मोबाइल पे आजादी क्वेस्ट आया आजादी का इतिहास। डाउनलोड कर रे आजादी क्वेस्ट, खेलो जीतो ढेरों इनाम, मौका पाए जुड़ने का रेडियो और डीडी के साथ। सिर्फ खेल नहीं उत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है। डाउनलोड करें आजादी क्वेस्ट ऐप और पाएं ढेरों इनाम। तो आप सभी विजेताओं को हमारी ओर से ढेर सारी बधाई। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।